बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से पढ़ेंगे अनदर क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसकी इस्तेमालात और इजमीतुल क्वांटम नंबर और उसकी इस्तेमालात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और उसका सिंबल क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है, किस मकसद के लिए हम इसे पढ़ते हैं और वो कौन सा एड्रेस है ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन के मुतालिक देती है। सो यहाँ पर आप देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंड एंड जीमन इफेक्ट। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जे लैंड एंड जीमन। इट वाज डिनोटेड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे किस चीज डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर। इट डिटरमिन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर। सो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है। किस तरह देखें, एम देखें, एल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एल या एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। क्लियर। क्या एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। देखिए जब एल ज़ीरो होता है तो एम ज़ीरो होगा, जब एल वन होता है तो जब एल वन होता है तो एम बराबर होता है प्लस प्लस माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो प्लस वन एंड यानी माइनस वन एंड प्लस वन। क्लियर। सो ये तीन किस्म के क्या बन गए हमारे आर्बिटल्स बन गए। क्लियर। अच्छा, जब मैं एल की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, टू पुट करता हूँ, तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो क्या हो मतलब ज़ीरो प्लस वन प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू। क्लियर। सो पांच ऑर्बिटल्स बनते हैं। अच्छा, देखिए जब L2 होता है तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, या सब ऑर्बिट का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, sp d होता है। जब L ज़ीरो होता है तो ऑर्बिट कौन सा होता है, सब ऑर्बिट s होता है। जब L1 होता है तो सब ऑर्बिट क्या होता है, p होता है। जब L2 होता है तो सब ऑर्बिट क्या होती हैं, d होती हैं। इसका मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर d में 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं, p में 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं। इट मीन्स कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, आगे चलते हैं और इसकी मतलब यूजेस क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ और फार्मूले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फ़ायदेमंद था तो पढ़ते हैं वरना छोड़ते हैं। देखिए एम इज इक्वल टू, यानी एम की जो टोटल वैल्यू है वो एन स्क्वायर के बराबर होती है, एन स्क्वायर के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। सो व्हेन एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू, सो एन का स्क्वायर ले ले तो एम फोर बन जाएगा। क्लियर। जब एल टू के बराबर होता है तो फिर देखिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। देखिए ये फार्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए। देखिए सपोज मैं इस फार्मूला को का इस्तेमाल करता हूँ, इसकी कुछ एप्लीकेशन नहीं है, हम सिंपल सी जानते हैं। लेकिन देखिए अब मैं एल की जगह में क्या पुट करता हूँ, एस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ टू इंटू एल एल के एस के लिए, एस की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू जीरो है, एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है, प्लस वन, टू मल्टीप्लाई सिफर सिफर प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है कि एस सब ऑर्बिट में वन ऑर्बिटल है। मैं इस फार्मूला को किसी और के लिए अप्लाई करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टू इंटू एल के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, वन है, प्लस वन। देखिए उस तरह लिखता हूँ, दो के दो प्लस वन इज इक्वल टू तीन। देखिए ये फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले ही से जानते हैं कि पी में कितने ऑर्बिटल हैं, तीन ऑर्बिटल हैं। क्लियर। पी सब ऑर्बिट में टोटल तीन ऑर्बिटल हैं, एस में एक ऑर्बिटल है, पी में तीन ऑर्बिटल हैं, डी में पांच ऑर्बिटल हैं, एफ में सेवन ऑर्बिटल हैं। क्लियर। इजी है ना। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं
कि देखिए ये शो करती हैं और फला ये शो करती हैं, लेकिन आप बेसिक जो कंसेप्ट है उनको समझें। इसके बाद डायरेक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन इन शेप। देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ओरिएंटेशन है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। देखें यहाँ पर देखें, ये 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल की जो साइन है वो भी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की है। सो ये हमें ओरिएंटेशन देती है, मतलब ओरिएंटेशन मीन्स एडजस्टमेंट कि ये जो मुख्तलिफ किस्म ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरह अरेंज हुए हैं एक दूसरे से। क्लियर? सो डायरेक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन इन शेप एंड ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट आप लोग जानते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ magnetic field is known as Zeeman effect. Clear? Angular magnetic moment. Angular magnetic moment. So mvr is equal to m into h by 2 pi. Clear? देखिए ये फार्मूला वो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर कमीशन वाले ये सीखना चाहते हैं तो सीख लें, वरना प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के लिए वैसे बर्डन बनती हैं। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कहानी ख़त्म हुई कि वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती थी। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर में और कुछ नहीं है, ये सिंपली शॉर्टकट अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि देखिए हमें बताती हैं कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं तो एक का स्पिन पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। बस ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि स्पिन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट किस तरह होगा। क्लियर? सो आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। नंबर 1 जो है ना वो क्या है, ऑफ बा प्रिंसिपल। ऑफ बा का मतलब क्या है, बिल्डिंग अप। क्या मकसद है ऑफ बा का, बिल्ड टू बिल्ड अप, तामीर करना। अब ऑफ बा प्रिंसिपल हमें कुछ रूल्स बताती हैं, यू नो, क्यों से हम कहते हैं n+l रूल। n+l रूल की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं। ऑफ बा प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो हम n+l वैल्यू की असेंडिंग आर्डर में, देखें असेंडिंग आर्डर में इलेक्ट्रॉन को तकसीम करेंगे। देखें इसकी n+l वैल्यू कम है इससे, इसकी कम है इससे, इसकी कम है इससे, इसकी कम है इससे और इसकी कम है इससे, एंड सो ऑन आप चलते जाएं। इसका यही मतलब है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सबसे कम होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको फिल करेंगे, फिर आगे जाएंगे। अब मैं आप लोगों के लिए प्रूफ करता हूं कि ये 5s क्यों 4d से पहले हैं। देखिए मैं ये प्रूफ करता हूं, क्योंकि ये जो बुक में लिखा गया है ये इस तरतीब से लिखा गया है कि 5s की n+l वैल्यू ज़्यादा है, कम है 4d से। याद रखें जब सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स की, जब 2 सब ऑर्बिट की n+l वैल्यू सेम हो जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन उनमें जाएंगे जिसकी n वैल्यू कम है। फिर सुने, जब 2 सब ऑर्बिट की n+l वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उन सब ऑर्बिट में जाएंगे जिसकी n वैल्यू कम है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखते हैं मैं इन तीनों का मालूम करना चाहता हूँ। तरतीब इस तरह होगा कि इनका कम होगा इससे और इनका कम होगा इससे। सो स्टार्ट चलो यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर n क्या है, 4 है, और p के लिए n+l। सो n हमारे पास यहाँ पर 4 है और l, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो n+l वैल्यू 5 बन जाएगी। फिर से देखें 4 यहाँ पर लिखा गया है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। देखते हैं और p की वैल्यू क्या है। सो s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 याद रख लें। सो हम 4 में 1 जमा करते हैं 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 है, n की वैल्यू 5 है
और s के लिए l की वैल्यू 0 है तो ही 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन d के लिए l की वैल्यू 2 है तो ये 6 बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और p के लिए l की वैल्यू 6 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर n की वैल्यू 6 है और s के लिए l की वैल्यू क्या है 0 है तो 6 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की बुनियाद पर किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएंगे फिर इसमें जाएंगे, क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है इससे। जब दो एडजेसेंट सब ऑर्बिट की n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जाएंगे जिसकी n की वैल्यू कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं n प्लस एल की वैल्यू सेम है इन तीनों की, लेकिन n की वैल्यू इसकी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल हो जाएगा, फिर ये फिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है इससे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्लियर। अच्छा, ये क्यों है इस तरह? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब ऑर्बिट की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, in case of n plus l value is same, electron is filled first in orbital with lower value of n। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही से बता चुका हूँ। क्लियर। अच्छा, सो नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के मुतालिक आप लोग जानते हैं, लेकिन जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ यूँ है कि वो ऑर्बिटल्स जो कंप्लीट फील्ड हो, जो सपोज ये ऑर्बिटल है, अगर ये कंप्लीट फील्ड है या फिर ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फिर ज़ीरो है इसमें, तो इसी हालत में ये स्टेबल होते हैं। अगर ये कंप्लीट ना हो, हाफ फील्ड ना हो, हाफ फील्ड मतलब अगर एक ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर भी स्टेबल होगा। सब ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अगर एक सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसमें फुल की फुल 10 हो तो फिर स्टेबल होता है। अगर 10 की बजाय 5 हो तो फिर भी स्टेबल होता है थोड़ा। अगर उस बिल्कुल खाली हो फिर भी स्टेबल होता है। लेकिन याद रखें, इसके अलावा जो भी कन्फिगुरेशन हो वो स्टेबल नहीं होती। तो सम केसेस इस तरह होते हैं जो पेपर में दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्फिगुरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर D4 और NH2 है, D4 और NH2। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बुनियाद के तौर पर देखा जाए तो ये कंप्लीट है और ये हाफ फील्ड नहीं है। तो हमारे पास एक चांस है कि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन उठा लें, यहाँ पर रख लें, तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। सो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबिलिटी तक, मतलब के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। सो दैट इज करेक्ट कन्फिगुरेशन इंस्टेड ऑफ दैट। क्लियर। आप कोशिश करें कि इस तरह कन्फिगुरेशन सेटअप कर लें कि जहां पर एक ऑर्बिटल देख डी में 10 होते हैं, डी में 10 होते हैं तो हमने 5 रख लिए और इसको हाफ फील्ड किया, 2 से एक इलेक्ट्रॉन उधर ले गए। आगे चलते हैं। क्रोमियम के पर देख सकते हैं। क्रोमियम, यहाँ पर वही कंडीशन है कि देखें, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? हाफ फील्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी तक पहुंच जाते हैं। इस तरह मैं नहीं कह सकता कि वो बॉन्ड नहीं बनाते, नहीं, स्टेबिलिटी की कुछ रूल्स हैं जो इस हालत में हो, मतलब इस तरह की कन्फिग्रेशन अच्छी लगती है उसके लिए। क्लियर। सो हम आगे चलते हैं। मैंने जो हिंट्स आप लोगों को बताए हैं वही फॉलो करें। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस कन्फिगुरेशन की बजाय ये कन्फिगुरेशन सही है। देखिए, यहाँ पर D9 है, D9 है तो D10 करें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ ले जाए तो इस तरह बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जानते हैं, लेकिन कुछ ये बुनियादी चीज़ें अगर आप लोग नहीं जानते तो सीख लें। हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल को हम स्टेबल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर D9 है और S2 है। देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो यह फुल फील्ड हो जाएगा और ये हाफ फील्ड, दोनों को हम स्टेबल मानते हैं। क्लियर। अच्छा, देखें, वो कहते हैं सम अदर एक्सेप्शनल कन्फिगुरेशन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखें, क्रोमियम D7
S1। क्लियर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो वो कहते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह की कन्फिगुरेशन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कन्फिगुरेशन है। तो इनका तो कोई हल ही नहीं कि हम इस तरह कह दें कि यार इस तरह हो जाए। क्लियर। देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं D7 ना तो ये कंप्लीट है और ना ये कंप्लीट है। यहाँ पर देखें ना ये कंप्लीट है और ना ये कंप्लीट है। क्लियर। सो ये चंद एक्सेप्शनल कन्फिगुरेशन आप लोगों के पास है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। सो हम नेक्स्ट जाएंगे कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहती है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहती है। So, according to Pauli exclusion principle, an orbital can have a maximum of 2 electrons with opposite spin or anti-parallel spin। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी स्पीड या कॉन्फ़िगरेशन वो अपोजिट होगी एक दूसरे के साथ। या इस तरह हम कह सकते हैं कि no two electron have of an atom have the same all 4 quantum numbers, यानी L, N, L, M और साथ साथ हमारे साथ S। इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके तमाम क्वांटम नंबर्स क्लियर सेम हो दूसरे के। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसके ऑल 4 क्वांटम नंबर्स क्लियर सेम हो किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू N, L एंड M एंड S। क्लियर। सो according no two electron of an atom can have the same set of all 4 quantum numbers. For example, if N, L and M are same, S will be different. So पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यह बताती है कि एक एटम में मौजूद ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन्स दो नहीं हैं जिनके तमाम क्वांटम नंबर एक दूसरे के सेम हो। क्लियर। अच्छा। सो आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्ज़ाम के हवाले से वो यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। देखें यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अगर n 1 है तो क्या होगा, 2 इन 2 का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, n की पावर 2 लेते हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन। जब n 2 है सो 2 दूने 4 मल्टीप्लाई। सो आप लोग जानते हैं जब n 2 इन 2 का फार्मूला देखें आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। n ऑर्बिट को शो करती हैं। देखें अगर n हमारे साथ 4 है तो इस तरह अप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 4 16। सो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। होल्स रूल हमें क्या कहती है, होल्स रूल हमें ये बता रही हैं कि इफ़ यू हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है और आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो आप इन ऑर्बिटल्स में इस तरह से अरेंज करें कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्लियर। देखें अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है और आप इसमें इलेक्ट्रॉन की कन्फिगुरेशन करना चाहते हैं तो इस तरह उनकी कन्फिगुरेशन कर लें कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आ जाए, मीन्स कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखिए ये जो लिखे गए हैं ये गलत लिखे गए हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे साथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। क्लियर। सो हुन रूल को आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। देखें ये जो 3D ये नीचे देखें ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, देखें ये जो सबसे नीचे देखिए यहाँ पर देखिए ये D5 है। हम तो इस तरह भी कर सकते थे कि 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रख लें और 2 को एम्प्टी छोड़ दें, लेकिन हुन रूल हमें बताती हैं कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो आप इस तरह कर लें कि पहले अनपेयरिंग को तरजीह दे दें, पहले अनपेयरिंग को तरजीह दे दें, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, फिर अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयरिंग तो आपकी मजबूरी होगी। क्लियर। अच्छा। सो अगेन वो हमें क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लियर? अच्छा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इसके बाद स्कैंडियम, और इसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, इसके बाद ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। सो आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख सकते हैं और सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मौजूद हैं। ट्राई कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप उनको ट्राई कर लें कि किस तरह है। मेलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के मुतालिक वो पूछते हैं कि उन्होंने क्या की, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन किस तरह मालूम किया। इसके बाद वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इसके मुतालिक लेक्चर्स मौजूद हैं। देखें, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, देखें हमारे साथ इक्वेशन किस तरह था कि कहते हैं वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए बेसिकली ए इज इक्वल टू एच frequency. Clear? So we know that V is equal to F into lambda. So यहाँ पर H की बजाय आप यहाँ पर V की, अगर हम सॉरी F की कीमत पुट करते हैं, ये भी F है, ये फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी की कीमत पुट करने के बाद इस तरह कई इक्वेशन आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। क्लियर? अच्छा, explain the structure of atom. The first use of quantum theory was made by. Clear? So जो फर्स्ट क्वांटम थियरी थी वो किसने रखी, वो कौन था। तो हम किसके मुताबिक पढ़ रहे थे कि देखे ये जो बोहर था वो भी प्लांक्स क्वांटम थियरी से फ़ायदा उठा रहा था। क्लियर? इसका मकसद कि प्लांक्स पहला था। अच्छा, अगेन व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड। पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते थे, फोटॉन कहते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलरलेस सोल्यूशन इन एक्वियस मीडियम। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। देखें, आप लोग डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, देखें जिनके पास देखें ऑर्बिटल्स तो होते हैं, जिस एटम्स के पास या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा। क्या मतलब, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या बहुत तेज़ी से क्या रिपेल करेगा। अगर किसी एटम में मौजूद आयन्स या एटमों के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सब्सटेंस को वीकली अट्रैक्ट और वीकली रिपेल करता है। लेकिन डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके या तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं या फुली फिल होते हैं या फिर क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। जो ऐसे सब्सटेंस जिनके ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं और फुली फिल्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। अगेन देख लें, वो सारे वो मैटर जिसमें मौजूद एटम्स या आयंस में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो वो कलर देगा। अगर उनके ऑर्बिटल फुल फील्ड हैं या फिर एम्प्टी हैं, ऐसे सब्सटेंस कलरलेस होंगे, कलर नहीं देंगे। क्लियर? जिन सब्सटेंस के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, वो कलर्ड होंगे। क्या होंगे? कलर्ड। अच्छा, जिनके पास ऑर्बिटल फुल फील्ड है या हाफ एम्प्टी है, एम्प्टी और फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले एटम्स कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं
कि कौन सा कलरलेस होगा। सो आप इनमें से हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें। अगर आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स आते हैं जो एम्प्टी हो और फुल फिल्ड हो तो वही क्या होगा, कलरलेस होगा। अच्छा अगेन देखते हैं, कहते हैं द इनकरेक्ट कन्फिगुरेशन इज, इनमें से इनकरेक्ट कन्फिगुरेशन कौन सा है। देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये थोड़ा इनकरेक्ट लगता है। क्लियर, हमें ये इनकरेक्ट लगता है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। Which of the following element has least number of electron in M shell? Clear? 7 नंबर MCQs। यहाँ पर वो कहते हैं कि which of the following element have least electron in M shell? ये आप लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं by deriving its electronic configuration. In which orbital the angular momentum of an electron is zero? किस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। सो मे बी यू नो कि एंगुलर मोमेंटम की किस तरह फाइंड आउट करते थे। मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि ये राइट डाउन कर ले, सीख ले, लेकिन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि इसके लिए बी सही है, क्योंकि बी में एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स फार्मूला मौजूद हैं कि किस तरह इसी तरीके से हमने फाइंड आउट की। क्लियर। अच्छा सो यहाँ पर एल लगाएं, एस के लिए आप एल लगाएं जीरो। जीरो को हम जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा टर्म जीरो हो जाता है। क्लियर, क्लियर। सो यहाँ पर बी करेक्ट है, आप देख सकते हैं। क्रोमियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चूंकि आसान है, में ये जो कमीशन वाले होते हैं और ये जो एमडिकेट वाले होते हैं, मेरी उनसे ये तवक्को है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को इसी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज, देखें कौन सा करेक्ट है। जब n2 होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू हो सकती है क्या, माइनस टू हो सकती है, हो सकती है या नहीं, नहीं हो सकती ना। जब l 1 होता है तो m प्लस माइनस, देखें असल में m बराबर होता है प्लस माइनस l के। तो अगर l 1 है तो m प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर देखें जब n2 होता है तो l तो -2 नहीं हो सकता, दोनों इनकरेक्ट हैं। सो सी में देख लें, जब n2 होता है तो l तो 2 नहीं हो सकता ना। डी में देख लें, देखिए l हमेशा के लिए एक कम होगा n से। क्लियर, जब n2 होता है तो l 1 होगा। जब l 1 होता है तो m प्लस माइनस l होता है, क्या होता है, प्लस माइनस l। सो यहाँ पर l क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू जीरो यहाँ पर हो सकती है, प्लस 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस 1 नहीं लिखा गया है, सिर्फ 1 और 0 लिखा गया है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अच्छा यहाँ पर x की जो s की वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो उसको जाहिर करते हैं। क्लियर। अच्छा द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर of valence electron of an element are n is equal to 4 and l is equal to 0, m is equal to 0. Clear? And s is equal to plus 1 over 2. The element is, बता सकते हैं हम जिसमें ऐसा एक एलिमेंट जहां पर n की वैल्यू क्या हो, 4 हो। अब आप लोग किस तरह करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बाद आपको पता चल सकता है कि किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन फोर शेल में चले जाते हैं।
जब n 4 हो जाती है तो l हमें खुद ब खुद 0 ले सकते हैं, क्योंकि जब n 4 होती है, जब n 4 होती है तो l कितनी होगी, 3 होगी, और m बराबर है प्लस माइनस l के। क्लियर, m बराबर है प्लस माइनस l के। यहाँ पर इक्विवेलेंस देखिए इस तरह लिखा हूँ, m बराबर है प्लस माइनस l के। सो यहाँ पर 0 हो सकता है, +1 +2 +3, -1 -2 -3। क्लियर। सो इन वन आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता आप लोगों को चल सकता है। अच्छा अगेन देखें, सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर। मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों के लिए देखें, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर नेगेटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पर देखें 8 हैं, एक और 9 बन जाएंगे। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और आया 8 हो गए, 6 कार्बन के हैं, तो कितने बनते हैं, 7 + 6 13 14 बनते हैं। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के 8 होते हैं, दो ऑक्सीजन के कितने होंगे, 16 बन जाएंगे, +6 22, यहाँ पर 2। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इस तरह आप काउंट कर लें और बताएं कि किन 2 या 3 या 4 स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन एक जैसी हैं। 13 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल। अब आप देख सकते हैं ऑर्बिटल्स की मुतालिक पूछ रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि एल शेल में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितनी होती हैं, के एल में एस और पी सब ऑर्बिट होते हैं। सो एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, तो टोटल कितने बन गए, 4। क्लियर, आसान है ना। अच्छा देखें आप लोग जानते हैं कि के में ओनली एस सब ऑर्बिट होता है, एल में एस होता है और पी होता है। सो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, तो 3 + 1 = 4। सो एल में टोटल 4 ऑर्बिटल आ गए। इस तरह नहीं होता कि आप लोग लकीर के फकीर बन जाए, यही एमसीक्यूज होगी। आप एम के लिए खुद सॉल्व करें और साथ साथ एन के लिए खुद सॉल्व करें। देखें एम के लिए एस पी डी, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 और डी में 5। सो 5 × 3 8 × 1 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा इसके बाद द रेशो ऑफ रेडियई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेशो ऑफ रेडियई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट। क्लियर। सो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका आसान है। किस तरह करेंगे, वो कहते हैं रेशो ऑफ रेडियई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखें 0.529 ये क्या है, R1 है, ये क्या है बेसिकली R1, और R2 किसके बराबर है, 2 की पावर 2। इस तरह फार्मूला है, चलो मैं लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.529। इससे क्या आ जाएगा, यहाँ n की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, 4 दूने 8, 4 दूने 8 9 10 11, 1 के 4 5 20 21, 2.116। सो 2.116 को आप इससे क्या करें, डिवाइड करें, तो तकरीबन 4 आती हैं।
डिवीजन से कैलकुलेट कर लें, ये सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ। अगेन डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आर गिवन बाय, डुअल नेचर का जो फार्मूला था वो किसने हमें लिख के दे दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, डिब्रागले था ना, तो डिब्रागले इक्वेशन से हमें प्रूफ होता है। अगेन the outermost configuration of most electronegative element is, इसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उनको कम से कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। देखें यहाँ पर देखें, इसका जो ऑर्बिटल है 6, 7, 8 ये नोबल गैस की तरह है। नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर देखें 6, 7, 8 ये भी नोबल गैसेस की तरह है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 5, 6, 7, और इसके यहाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक हेलोजन की तरह है। हेलोजन के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट पोजिशन ए is just like responsible for most electronegative element. Clear? So हम आगे चलते हैं। कुछ जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये बाकी में जो आते हैं ये इंतहाई स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट के। क्लियर? ये उनके लिए है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इफ सो एट द एंड में मैं इजाज़त मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।